Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी लुकिंग इनटू द करंट अफेयर्स ऑफ 10th अगस्त. तो शुरू करें उससे पहले ये अनाउंसमेंट दैट फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब हम आपके लिए लाए हैं एक कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स का कोर्स जहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जुलाई 2020 से लेके जून 2021 तक के करंट अफेयर्स हम आपको एक साथ कवर करवाएंगे, जिसमें एक मैराथन लेक्चर होगा 5 से 6 घंटे का हर टॉपिक को लेकर. जैसे एक पॉलिटी और इकोनॉमी के लेक्चर्स आ चुके हैं, इसके बाद एक आपका लाइव डाउट सेशन होगा और फिर एक मॉक टेस्ट भी होगी. तो कुल मिला के 3 बार आपका रिवीजन होगा एंड दैट टू इन जस्ट 18 डेज. तो ये वाला कोर्स आप मिस मत करिएगा, बिल्कुल आप इसको फॉलो कीजिएगा. और फॉलो करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है. आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स देख लेते हैं आज के. तो GS1 में हमारे पास आज कुछ भी नहीं है. GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से वी विल बी सीइंग PM दक्ष. तो PM दक्ष स्कीम आई है नई नई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की. इसको देखेंगे कि ये स्कीम क्या है, कौन बेनिफिशरीज हैं और क्या एम है इसका. एंड देन पॉलिटी में जज डेथ. तो देखो CGI ने एक जज हैं झारखंड के धनबाद के, उनकी डेथ हो गई मिस्टीरियस कंडीशंस में. उनको मर्डर कर दिया गया, उनका हिट एंड रन केस था. तो उसको लेकर काफ़ी कंसर्न जताया है. तो हम यहाँ पे जजेस की डेथ, उनकी इंडिपेंडेंस, इन सब की बात करेंगे. एंड देन IR में इंटरनेशनल रिलेशन में फ्रेमवर्क फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी. तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक डिबेट को चेयर किया है. तो उसके बारे में देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर क्या फ्रेमवर्क उन्होंने बताया और क्या इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से क्या एरियाज होते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के. एंड देन GS3 में वी विल बी सीइंग एनवायरमेंट में से IPCC रिपोर्ट. तो देखो 6th रिपोर्ट आई है IPCC की, जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े सामने लेके आई है. तो हम इन सारे स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, उसके इम्पैक्ट्स को देखेंगे. कोड रेड हिंदू का एक एडिटोरियल है, ये पूरा IPCC रिपोर्ट से रिलेट करता हुआ है, इसलिए मैंने साथ में रखा है. तो इसको देखेंगे. इकोनॉमी में से सेल्फ सफिशिएंसी फॉर एडिबल ऑयल. तो एडिबल ऑयल को लेकर हम सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो सकते हैं, इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल हमारे कंट्री को एड्रेस किया था, जिसमें इन्होंने कहा कि 11,000 करोड़ रुपीस का एक अलग से अलोकेशन किया जाएगा एडिबल ऑयल्स के लिए, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए. ओके, एंड GS4 में देयर इज नथिंग फॉर टुडे. Then, today's pinch of positivity. The best view comes after the hardest climb. तो हार्डेस्ट क्लाइंब आपकी ज़रूर चल रही है अभी. इट इज़ अ हार्ड जर्नी बट बिलीव मी दैट अहेड इज़ अ बेस्ट व्यू वेटिंग फॉर यू ऑल. तो आप सभी जब अपनी जर्नी खत्म करेंगे तो एक बहुत अच्छा व्यू आपके सामने रहेगा. इसी मोटिवेशन के साथ बस आगे बढ़ते रहिए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. IPCC रिपोर्ट फोरकास्ट अ फ्यूचर ऑफ सिवियर वेदर. तो IPCC की 6th रिपोर्ट आई है और इस 6th रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं. ठीक है, पहले तो IPCC की बात कर लेते हैं. ठीक है, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ पे इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक बॉडी है जो किसने बनाई है, ये एक UN की बॉडी है. ओके, तो UNEP और WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इसको बनाया है. 1988 की बॉडी है. ठीक है, 1988 की बॉडी है. और ये बेसिकली काम क्या करती है, ये जो भी गवर्नमेंट्स हैं, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको डाटा देती है, साइंटिफिक डाटा देती है अबाउट क्लाइमेट चेंज, कि आप सभी क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाइए. इसको लेकर ये पूरा काम करती है. अब IPCC ने कुछ रिपोर्ट्स दी हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं. जैसे कि पहली चीज़ इन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में 21st सेंचुरी में हीट वेव्स और ह्यूमिड हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है. तो इंटेंस हो जाएगा और फ्रीक्वेंट हो जाएंगी हीट वेव्स और ह्यूमिड कंडीशंस. ओके, दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि जो एनुअल और समर मॉनसून प्रेसिपिटेशन है वो कहीं जगहों पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कहीं जगहों पे बहुत कम हो जाएगा. स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, जहाँ पे हमारा इंडिया आता है, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में ये कहा गया है कि मॉनसून प्रेसिपिटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है. ओके, इसके बाद एक चीज़ ये भी कही गई है कि वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है. अब देखो, क्लाइमेट चेंज एक इशू है और क्लाइमेट वेरिएशन एक इशू है. तो जब आप देखते हैं कि क्लाइमेट में इतना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न. तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी की भी बात की गई है कि वेरिएबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी साउथ ईस्ट एशिया में. इसके अलावा ये कहा गया है कि हीट एक्सट्रीम्स बहुत बढ़ेंगे. मतलब एक्सट्रीम्स बढ़ेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये कही गई है. और इस एक्सट्रीम्स में भी हीट एक्सट्रीम्स ज़्यादा बढ़ेंगे देन कोल्ड एक्सट्रीम्स. ओके, और ये भी मेनली साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में कहा गया है कि होगा. देन
ग्लेशियर रन ऑफ जो है एशिया में बहुत ज़्यादा हो सकता है। मतलब हमने कल ही देखा था ग्लेशियर रिट्रीट, संडे को देखा था हमने, संडे को एक लद्दाख का एक ग्लेशियर था जिसकी बात की गई थी कि ये बहुत ज़्यादा रिट्रीट कर रहा है। तो हमने ग्लेशियर रिट्रीट वाला पूरा इशू संडे को देखा था। तो अगर आपको वो मिस हो गया हो तो आप संडे वाला लेक्चर एक बार जाके देख लीजिएगा। तो ग्लेशियर रन ऑफ की बात की गई है कि एशिया के हाई माउंटेन्स में जो ग्लेशियर रन ऑफ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, और इसीलिए हो सकता है कि जो नदियों का फ्लो है, रिवर का फ्लो है, वो घट जाए। क्योंकि देखो नदियाँ कहाँ से ओरिजिन करती हैं, ग्लेशियर से। अब ग्लेशियर्स ही मेल्ट होते जाएंगे तो उनमें रन ऑफ बचेगा कहाँ से नदियों में, ठीक है। तो ये एक तो ये कहा गया है। इसके बाद ये कहा गया है कि रिलेटिवली सी लेवल जो है एशिया के रीजन के आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मोर देन द ग्लोबल एवरेज। तो देखो एशिया के नीचे आता है इंडियन ओशन, ओके। तो ये कहा गया है कि इंडियन ओशन जो है उसका सी लेवल राइज ज़्यादा होगा देन ग्लोबल एवरेज, ये हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के एशिया वाले रीजन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर क्लाइमेट चेंज को हमने नहीं रोका, तो ये कहा है आईपीसीसी ने। इसके अलावा इन्होंने बताया कि इंडियन ओशन जो है वो ज़्यादा हायर रेट से वार्म होगा देन अदर ओशंस, ओके। तो इंडियन ओशन के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा है। देन इसमें यह भी कहा गया है कि हीट वेव्स बढ़ेंगी, ओके, फ्लडिंग बढ़ेगी इंडिया के आसपास, और ये जो क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम्स होंगी ना ये इरिवर्सिबल होंगी। आप उसके बाद अगर ये क्लाइमेट चेंज के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई और क्लाइमेट चेंज एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया तो उसके बाद आप कितने भी एफर्ट्स कर लो ये रिवर्स नहीं हो सकता, इसका इम्पैक्ट, ये इरिवर्सिबल फिनोमेना है, ओके। इसके बाद ये कहा गया है कि इंडिया में मेनली साउथ एशिया, जो साउथ इंडिया है, साउथ सदर्न इंडिया है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, ज़्यादा मानसून देखने को मिल सकती है, और इसी के कारण यहाँ पे फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जो हमारी लगभग 7500 किलोमीटर्स लॉन्ग कोस्ट लाइन है, और क्योंकि इतनी लंबी कोस्ट लाइन है तो हमारे लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही सी लेवल बढ़ेगा हमारे कोस्टल एरियाज डूबने लगेंगे, सबमर्ज होने लगेंगे, और कोस्टल एरियाज पे हमारे मेजर पोर्ट्स भी हैं, तो हमारी इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हो सकती है इसके कारण, ओके। अब इसमें यह भी बताया गया है कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, ठीक है, COP21 इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब UNFCCC, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब मीटिंग हुई थी मेंबर्स की, 21st मीटिंग थी, उस पर 2015 में हुई थी और पेरिस में हुई थी। यहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग सभी कंट्रीज मिलके कोशिश करेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस पे रोक सकें टेम्परेचर राइज को बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े। और ये 2 डिग्री सेल्सियस किसके रिस्पेक्ट में था, ये प्री इंडस्ट्रियल एरिया के, ठीक है, इस एरा का था 1850s के अकॉर्डिंग। तो प्री इंडस्ट्रियल एरा के अकॉर्डिंग 2 डिग्री सेल्सियस उससे ज़्यादा ना बढ़े 2100 डिग्री ईयर तक। लेकिन इसमें यह भी कहा गया था कि हम और कोशिश करेंगे कि इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही रोक दें बाय 2100। लेकिन इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे हम रोक पाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि 2030 तक ही हम इस टेम्परेचर को अचीव कर लेंगे। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए अगर हम अपना एमिशन कम नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया है, इसमें रिकमेंडेशन दी है कि सारी कंट्रीज़ को अपना नेट जीरो एमिशन के लिए टारगेट करना चाहिए, यानी कि कार्बन एमिशन को जीरो करने के लिए टारगेट करना चाहिए बाय 2050, ठीक है। एंड दैट इज द मैक्सिमम वी कैन डू अभी, ठीक है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को इंड्यूस कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अभी यही कर सकते हैं, और उसके बाद भी टेम्परेचर तो बढ़ेगा, ओके। तो पहली चीज़ तो ये हुई। इसके बाद ये कहा गया है कि मैंने बताया आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम 2030 तक ही अचीव कर लेंगे। अब ये कहा गया है कि इसके कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बढ़ेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। आर्कटिक रीजन में जो आइज़ है वो मेल्ट होने लगेगी। देखो आर्कटिक रीजन में जो आइज़ है ना उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, जो लैंड के अंदर आइज़ जमा होती है, ठीक है। तो ये आइज़ जो अंदर जमा होती है, ये लैंड है, ठीक है, और इसके अंदर जो आइज़ जमा होती है वो परमाफ्रॉस्ट होती है। तो ये परमाफ्रॉस्ट भी बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इंडिया आज की डेट में 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, कार्बन एमिटर है,
ठीक है, लेकिन पर कैपिटा जो पर कैपिटा एमिशन है हमारा वो बहुत कम है और बहुत सारी कंट्रीज हमसे आगे हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें और ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए कि क्लाइमेट चेंज को वो रोक सकें। एक चीज़ इसमें ये कही गई है कि अगर अभी भी हम एफर्ट्स नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2100 ईयर तक, मतलब इस सेंचुरी के एंड तक, हम 2.7 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएं, टेम्परेचर को इतना राइज कर दें हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल एरा के रिस्पेक्ट में हम 2.7 डिग्री सेल्सियस अपने टेम्परेचर को बढ़ा देंगे 2100 तक, अगर हमने और एफर्ट्स इसके लिए नहीं लिए तो। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस, क्योंकि आप सोचो पेरिस क्लाइमेट जो पैक्ट हुआ था उसमें हम 2 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे थे कि 2 डिग्री सेल्सियस पे हमको रोकना है टेम्परेचर को, लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2.7 डिग्री सेल्सियस पे हम रुकेंगे 2100 तक जाते जाते। ओके, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। और इसी चीज को कहा गया है कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी। कोड रेड, देखो रेड आपको पता है इट इज़ अ साइन ऑफ डेंजर, तो कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी इस चीज़ को कहा गया है कि अगर हम नहीं रुके तो हम इस टेम्परेचर पे जाके रुकेंगे। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर अस। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी की। अब इसी से रिलेटेड एक एडिटोरियल भी था, मैं उसको भी डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले ये डिस्कस करते हैं। देखो कोड रेड तो मैंने आपको समझाया, तो कोड रेड आपको बेसिक मीनिंग समझ आ गया होगा। अब मैंने बात की थी संडे को भी कि ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, और आईपीसीसी की रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा रिट्रीट हो रहे हैं, स्पेशली हिंदू कुश हिमालयन रीजन से। और हमने भी संडे को जो बात की थी वो भी इसी रीजन की थी, हिंदू कुश हिमालयन रीजन की। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जोग्राफिकली। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो माउंटेन पीक्स हैं वो आती हैं, दूसरा जो मेजर नदियाँ हैं, हर कंट्री का जो मेजर रिवर सिस्टम है वो यहाँ से ओरिजिन होता है, जैसे कि इंडस, गंगा, ठीक है, मेकोंग, ये सारी जो रिवर्स हैं वो यहीं से, इरावदी। तो इसीलिए हिंदू कुश हिमालयन रीजन हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी देखा था हमने कि जो पिछली रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी की, उसमें ये कहा गया था कि 1970s में जब ये श्रिंक होना स्टार्ट हुए तब 15% ये ग्लेशियर्स श्रिंक हो चुके थे, और अब जाके मतलब अब ये 2100 तक, मतलब इस सेंचुरी के एंड तक लगभग 36% ये ग्लेशियर्स रिट्रीट हो चुके होंगे। ये हमने देखा था पिछली आईपीसीसी रिपोर्ट में, जो 5th रिपोर्ट हम बात कर रहे थे संडे को। लेकिन इस रिपोर्ट में तो और ज़्यादा डरावने आंकड़े आए हैं सामने। इसमें कहा गया है कि हिंदू कुश रीजन के जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिट्रीट कर रहे हैं, पहली चीज़। और ना सिर्फ पोल्स के, देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ग्लेशियर्स तो रिट्रीट कर ही रहे हैं, इस रीजन के भी, जो इसको देखो थर्ड पोल कहा जाता है, हिमालयन रीजन को थर्ड पोल ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मिलते हैं आफ्टर पोल्स। तो इसके भी ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से रिट्रीट कर रहे हैं। इसके बाद ये बताया गया कि देखो एक तो ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज एंड क्लाइमेट चेंज। इसके ऊपर एक और इम्पैक्ट होने वाला है, एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बताया कि प्रेसिपिटेशन ज़्यादा बात कर रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन हिमालयन रीजन में, एशियन रीजन में बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, मतलब रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन का मतलब बेसिकली रेनफॉल है, तो क्योंकि रेनफॉल यहाँ ज़्यादा होगी तो देखो इन, अगर कोई पहाड़ है, पहाड़ों पे से जो ग्लेशियर्स हैं वो हट गए, ठीक है, अब उस पे रेनफॉल भी हो रही है, तो ऑलरेडी जो पहाड़ हैं वो वीक हो चुके हैं, तो यहाँ पे फ्लडिंग बढ़ जाएगी और लैंडस्लाइड्स भी बढ़ जाएंगी। तो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है एशियन रीजन में, और स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, स्पेशली इंडिया वाले रीजन में, इंडियन ओशन के आसपास वाले रीजन में। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो ग्लेशियर्स रिट्रीट होंगे, ये तो अभी तो हो ही रहे हैं, कुछ ना किए हुए भी तो आपके इतने तो ग्लेशियर रिट्रीट होंगे ही, लेकिन अगर टेम्परेचर और बढ़ा तो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसमें एक बात की गई है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की। देखो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होती है, ये मैंने बताया ना कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, उसके कारण ही ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकती है। अब क्या होती है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, देखो इस पिक्चर पे आओ आप, देखो क्या होता है ना कि अगर कोई ग्लेशियर है, ग्लेशियर ने किसी वाटर बॉडी को होल्ड करके रखा है, और बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज वो ग्लेशियर अब मेल्ट करने लग रहा है, तो उस वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडी को जिसको उसने होल्ड कर के रखा था, वो वाटर बॉडी जो है आउटफ्लो करने लगती है, जिसके कारण फ्लडिंग होती है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई डैम है और डैम में कोई ग्लेशियर लेक है, और ये ग्लेशियर लेक के फेल हो जाने से ये फ्लड्स आ सकती है, आउटबर्स्ट फ्लड। तो देखो ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये है ग्लेशियर्स, ठीक है, और ये किसी डैम में ग्लेशियल लेक है, ठीक है, तो ये ग्लेशियर से जो पानी पिघलता जा रहा है वो ये ग्लेशियल लेक बना रहा है, और एक डैम में ये
होल्ड किया हुआ है एक डैम ने इस ग्लेशियर लेक को। अब जैसे ही इसकी मेल्टिंग बढ़ती जाएगी, इसमें पानी बढ़ता जाएगा, और इसमें पानी बढ़ता जाएगा तो इसका आउटबर्स्ट होने लगेगा, और इस आउटबर्स्ट के कारण ये फ्लड होगी, जिसके कारण ये डैम फेल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। अब इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ग्लेशियर का मेल्टिंग हो सकती है, एवलांचेस हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, एक इसका रीजन। ठीक है, उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, अगर ये ग्लेशियर डिस्प्लेस होकर इसमें गिर जाए तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे रीजंस इसके हो सकते हैं, और फ्लडिंग बहुत ज़्यादा कॉज कर सकता है ये। इनफैक्ट जो फरवरी 21 में चमोली में एक लैंडस्लाइड हुई थी, ठीक है, एक बहुत बड़ी फ्लडिंग हुई थी, तो उसका कहा जा रहा था इनिशियली कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होगा। ठीक है, हालांकि बाद में पता चला कि वो लैंडस्लाइड्स के कारण हुआ था, लेकिन इनिशियली उसके ऊपर ये कयास लगाया जा रहा था कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। तो ये तो हमने पढ़ा ग्लेशियर्स के बारे में। अब बात करते हैं इस एडिटोरियल की। कोड रेड एडिटोरियल है ये, ठीक है। तो इस एडिटोरियल में बात की गई है इस कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी की। मैंने आपको बताया कि इसमें ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि 2.7 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर राइज हो सकता है बाय 2100 अगर हमने एफर्ट्स नहीं लिए तो इस एडिटोरियल में बात की गई है कि हमें अब नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं बढ़े तो ना सिर्फ ये टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके साथ साथ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स भी बढ़ेंगे। कैटास्ट्रॉफिक यानी कि डिजास्टर्स इवेंट्स भी बढ़ेंगे। कैसे? देखो, वाइल्ड फायर्स बढ़ जाएंगी उसके कारण। अभी आपने देखा होगा, रोज आ रहा है द हिंदू में, ग्रीस में वाइल्ड फायर्स लगी हुई हैं। तो इस तरह से वाइल्ड फायर्स बढ़ जाएंगी सब जगह, रेनफॉल बढ़ जाएगा, फ्लड्स आने लगेंगी, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हम सभी के लिए। और इसमें ये भी कहा गया है कि देखो, कोविड से हम निपट नहीं पा रहे हैं, तो कोविड से बहुत ज़्यादा लार्जर इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज के, अगर हमने इसको नहीं रोका तो। इसके अलावा देखो, और भी कई सारे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि हॉट एक्सट्रीम्स। हमने बात की कि हॉट एक्सट्रीम्स बढ़ जाएंगे, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, फ्रीक्वेंसी इनकी, इंटेंसिटी इनकी बहुत बढ़ सकती है। देन मरीन हीट वेव्स की इंटेंसिटी बहुत बढ़ सकती है। प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, हमारे एशिया वाले रीजन में तो स्पेशली वल्नरेबल एरिया है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल ड्रॉट्स हो सकते हैं। आप देखो, अगर रिवर फ्लो, मैंने आपको बताया था, ग्लेशियर्स अगर रिट्रीट करेंगे तो रिवर्स में फ्लो कम हो जाएगा, और रिवर्स में फ्लो कम हो जाएगा तो एग्रीकल्चर के लिए इरीगेशन कैसे हो पाएगा? तो एक एग्रीकल्चरल ड्रॉट भी आ सकता है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी यहाँ पे टेंशन हो सकता है। परमाफ्रॉस्ट यहाँ पे डिक्लाइन हो रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंस होते जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे तो इश्यूज हैं। अब इसमें ये कहा गया है कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए और हमें इसके वे फॉरवर्ड के लिए सोचना चाहिए। जैसे कि हमें एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, जैसे कि हमको एमिशंस के लिए एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, और वो बाइंडिंग टारगेट्स होने चाहिए। इसके अलावा लो कार्बन टेक्नोलॉजी को हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, फंडिंग हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए मिटिगेशन के लिए, और ये जो फंडिंग देने का काम होना चाहिए ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज का होना चाहिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ही मेजर कंट्रीब्यूटर हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस की। तो डेवलप्ड कंट्रीज की ये जिम्मेदारी बनती है कि डेवलपिंग कंट्रीज को वो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, बल्कि उनको फंडिंग भी दें इससे सबसे मिटिगेट करने के लिए। ओके, और इसमें एक चीज़ ये कहा है कि ये सब तो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जो होंगे वो तो होंगे ही, इसके साथ साथ एक ग्लोबल वाटर साइकिल पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ग्लोबल वाटर साइकिल भी हमारी इम्पैक्ट हो सकती है इस सबके कारण। ओके, तो ये तो पूरा इशू था। और एक चीज़ ये कही गई है कि कोप 26 आने वाला है, यानी कि जैसे हमने बात की ना कोप 21 की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 की, वैसे ही अब कोप 26 होने वाला है। तो इसमें हमें बहुत सीरियसली इस इशू को लेने की ज़रूरत है, ये सब कहा गया है इसमें। ओके, अब आगे एक चीज़ और देख लेते हैं। देखो, हमने ओशंस के ऊपर, ग्लेशियर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है क्लाइमेट चेंज का, वो सब देखा था। ये सब हमने संडे को देखा था, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज का ओशन ग्लेशियर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। अभी हम लैंड के ऊपर भी देख लेते हैं, क्योंकि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो देखो, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज होता कैसे है। तो एग्रीकल्चर में आप बहुत ज़्यादा जब डिफॉरेस्टेशन करते हो, उसके कारण ये होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन सिंक्स ही नहीं बचे ना। फॉरेस्ट आर द मेजर कार्बन सिंक्स, फॉरेस्ट, ओशन, लैंड, ये सब कार्बन सिंक्स हैं। आपने डिफॉरेस्टेशन करके कार्बन सिंक ही खत्म कर दिया। इसके बाद ये जो है लैंड यूज़ के कारण, जो एग्रीकल्चर और डिफॉरेस्टेशन आप करते हो, लैंड यूज़ का चेंज करते हो, उसके कारण लगभग 23% ह्यूमन कॉज इंडक्शन होता है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, इसके बाद फूड प्रोडक्शन को आप बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हो, फॉरेस्ट को हटाने लगते हो, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे।
इसके अलावा जैसे आप पैडी उगाते हो, राइस उगाते हो, तो वहाँ पे मार्शलैंड्स चाहिए होते हैं, उसमें से मीथेन एमिट होती है CH4। ठीक है, ऐसी जो लाइफ स्टॉक होता है, जो हमारे भेड़ बकरियाँ होती है, कैटल्स होती हैं, उसमें से भी ये गैसेज एमिट करती हैं। फर्टिलाइजर्स का बहुत ओवर यूज़ करते हैं तब भी ये गैसेज एमिट करती हैं, कार्बन एमिट होता है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग एंड देन क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, अब ये कैसे इम्पैक्ट करता है? देखो, सबसे पहले तो लैंड का डिग्रेडेशन होने लगता है, उसके बाद हीट वेव्स इंटेंसिफाई हो सकती हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकती हैं, रेनफॉल पैटर्न यहाँ पे शिफ्ट होने लगते हैं, वाटर स्कासिटी होने लगती है, ड्राई रीजन्स होने लगते हैं, कहीं कहीं पे वाटर स्कासिटी देखने को मिलती है और कहीं कहीं पे एकदम इंटेंस वाटरफॉल देखने को मिलता है, रेनफॉल देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद इसके कारण फूड सिक्योरिटी का भी इशू हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रॉपरली नहीं हो पाता, और इसके साथ लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल पेस्ट की भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स हैं उसमें डिसीजेस लगने की भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ओके, अब इसके लिए सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि हम फार्मिंग प्रैक्टिसेस को नेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, यानी कि क्लाइमेट रिजिलियंट और क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमको स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट रिजिलियंट और क्लाइमेट फ्रेंडली सस्टेन्ड जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करनी चाहिए। फूड वेस्ट को कम से कम करना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो बैलेंस डाइट से क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशन है? अगर हमारे फूड बास्केट में सभी कुछ बैलेंस्ड फॉर्म में होगा तो हम अलग अलग क्रॉप्स को एक साथ उगा पाएंगे, तो एक तरह से डाइवर्सिटी ऐड होगी, तो फर्टिलिटी भी ऐड होगी और एमिशन कम होगा। जैसे अगर आप सिर्फ राइस उगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा, इसीलिए अगर हम अपनी फूड बास्केट को डाइवर्सिफाई करते हैं तो वो एक अच्छा स्टेप हो सकता है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड डाइट्स। ओके, और इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन को तुरंत रोकना इज द सॉल्यूशन हियर। ओके, अब इसमें देखो कुछ चीज़ें मैं और बता दूं आपको कि क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या हमने एफर्ट्स किए हैं। तो मेजर चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम में एक मीटिंग की थी, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट। सबसे पहली मीटिंग ये थी। इसके 20 साल बाद 1992 में रियो अर्थ समिट हुई। ठीक है, रियो अर्थ समिट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको अर्थ समिट भी कहते हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी ये, और यहाँ पे एक यूएन एनवायरमेंट ट्रीटी साइन की गई थी। पहली एनवायरमेंट ट्रीटी थी ये, जो कि नॉन बाइंडिंग थी। इसमें ये कहा गया था कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन हैं वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने की कोशिश करेंगे 1990 लेवल के अकॉर्डिंग। ओके, इसके बाद 1997 में क्योटो में आया, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ, जिसमें ये कहा गया कि कार्बन एमिशन को हम कम करेंगे बाय 5.2%, तो 5.2% तक हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे बाय 2012। तो 2012 तक हमको कार्बन एमिशन को 5.2% तक लाना था। ठीक है, इसमें 2007 में बाली की समिट हुई, उसमें कहा गया कि हम 2012 के बाद भी इसको कंटिन्यू करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल को। उसके बाद आगे जाके देखो, इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 2015 कॉप 21, ये पेरिस एग्रीमेंट जिसकी मैं बात करी थी ना पहले, ये वही है। पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पे एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट किया गया कि हम सभी मिलके कार्बन एमिशन को कट करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा राइज ना हो अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स से मतलब 1850s के में जो टेम्परेचर था, सपोज कि 10 डिग्री सेल्सियस था, सपोज, ठीक है, ये होगा तो नहीं, पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर था तो हम कोशिश करेंगे कि 12 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े बाय 2100। ऐसा कहा है पेरिस क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। और कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही रोक दें, यानी कि 11.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े 2100 तक। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस को ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना। ओके, तो ये पूरा जो एफर्ट्स थे इंटरनेशनल लेवल पे, ये आपको पता होने चाहिए, एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए, अगर सबके डिटेल्स ना पता हैं तो भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आए हैं हम। ठीक है, पीएम सेट्स आउट फ्रेमवर्क फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो देखो, हम यूएनएससी के मेंबर हैं, अभी नॉन परमानेंट मेंबर। मैंने आपको कल भी बताया था यूएनएससी के कैसा क्या फ्रेमवर्क होता है। तो यूएनएससी के हम मेंबर हैं और अभी हम प्रिसाइड कर रहे हैं यूएनएससी को। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक डिबेट को चेयर किया जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही थी। तो इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 5 प्रिंसिपल फ्रेमवर्क दिया है। ठीक है, इससे पहले यूएनएससी ने एक देखो अनक्लॉज के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसके अकॉर्डिंग ये फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ये अनक्लॉज क्या है इसको देख लेते हैं पहले। तो देखो, अनक्लॉज यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, 1982 का ये कन्वेंशन है और इसको लॉ ऑफ सी भी कहा जाता है। मेनली क्या करता है ना कि जो मैरीटाइम एरियाज होते हैं, जो मान लो कि ये
यहाँ पे कोई नेशन खत्म हो रहा है, कोई कंट्री यहाँ पे खत्म हो रही है, उसके बाद ये ओशन चालू हो रहा है, तो ओशन में कितनी टेरिटरी उस कंट्री की रहेगी ये डिसाइड करता है अनक्लॉज, ठीक है। तो इसमें यू एनक्लॉज या अनक्लॉज कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये 5 मेजर जोन्स की बात करता है मरीन एरियाज में। तो यहाँ पे इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कॉन्टीजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज, इनकी बात करता है, ठीक है। तो इस पे जाते हैं उससे पहले ये फ्रेमवर्क देख लेते हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले 5 प्रिंसिपल्स की बात की गई है इसमें। सबसे पहला प्रिंसिपल था कि हम मैरीटाइम ट्रेड को ईजी बनाएं, मैरीटाइम ट्रेड को जो बैरियर्स आते हैं मैरीटाइम ट्रेड में उसको कम करें। उसके बाद इसके लिए हम सागर का यूज़ कर सकते हैं। सागर 2015 का एक फ्रेमवर्क है, एक इंडिया की गवर्नमेंट स्कीम के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। इसमें हम कोशिश कर रहे थे कि जो भी हमारे आसपास के नेशन हैं जो इंडियन ओशन रीजन में, उनके साथ हम कोऑपरेट करके मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें, पीस एंड स्टेबिलिटी ला सकें। तो ये सागर को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इसके लिए, मैरीटाइम ट्रेड को इन्हांस करने के लिए। देन सेकेंड इन्होंने ये बात की कि मैरीटाइम डिस्प्यूट्स जितने भी होते हैं उसको पीसफुली सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखो ये सीधा इशारा था चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी में बहुत इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, इंडियन ओशन में इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद वो इंटरनेशनल लॉज मानता भी नहीं है, और फिर अगर कोई इंटरनेशनल कोर्ट उसको कुछ डिसीजन सुनाती है उसको भी नहीं मानता है। तो सेकंड ये चीज़ कही गई कि मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को हम पीसफुली सॉल्व करें और इंटरनेशनल लॉ को अबाइड करते हुए सॉल्व करें। सेकंड ये हुआ। थर्ड ये था कि थर्ड में ये कहा गया कि हम मैरीटाइम थ्रेट्स को, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं ये थ्रेट्स जैसे पायरेसी, ठीक है, इसको हम कर्व करने की कोशिश करें और नेचुरल डिजास्टर्स को कर्व करने की कोशिश करें। फोर्थ में ये कहा गया कि हमको मैरीटाइम एनवायरनमेंट को सस्टेन करने की ज़रूरत है, ठीक है, कंजर्व करने की ज़रूरत है, रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत है, और प्लास्टिक वेस्ट से हमारे मरीन एरियाज़ को बचाने की ज़रूरत है, ओशंस को बचाने की ज़रूरत है। फिफ्थ कहा गया कि हमें एक मैरीटाइम कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, सो दैट हम आपस में पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर कर सकें, कोऑपरेशन कर सकें, ट्रेड को एनहांस कर सकें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें 5 ये प्रिंसिपल्स थे। कौन कौन से? ट्रेड वाला, उसके बाद बात की गई कि डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करें, उसके बाद ये नॉन स्टेट एक्टर्स की एक्टिविटीज़ को कब करें, नेचुरल डिजास्टर्स को कब करें, इसके अलावा कनेक्टिविटी को इंश्योर करें, और जो एनवायरनमेंट है, रिसोर्सेज है मैरीटाइम एरिया के, मरीन एरियाज़ के, उसको कंजर्व कर सकें, ये सब कहा गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये बात कर लेते हैं कि कौन से मरीन जोन्स बताए हैं अनक्लॉज ने, यूएन क्लॉज ने। तो मैंने आपको बताया 5 जोन्स हैं, ठीक है। 5 जोन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इंटरनल वाटर्स, ठीक है। सबसे पहले ये देखो बेस लाइन, ये बेस लाइन होती है, ठीक है, किसी भी कोस्टल स्टेट के बाद ये बेस लाइन होती है। बेस लाइन के अंदर जितना भी पानी होता है ना, ये होता है इंटरनल वाटर, ठीक है। इसमें रिवर्स आ सकती हैं, बेज आ सकती हैं, ठीक है, इसके अलावा पोर्ट्स आ सकते हैं, ये सब इंटरनल वाटर्स में होता है। और इसके ऊपर पूरी तरह से कोस्टल स्टेट की सॉवरेनिटी होती है। कोई भी कंट्री अगर है, कोई कंट्री का ये इंटरनल वाटर है, तो उसकी पूरी सॉवरेनिटी होती है इंटरनल वाटर्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि इंटरनल वाटर्स में वो किसको आने देना चाहते हैं, किसको नहीं आने देना चाहते हैं, क्या एक्सप्लोरेशन उनको करना है, इसके ऊपर पूरा हक जो है वो उस कोस्टल स्टेट का होता है। और यहाँ पे देयर इज नो राइट टू इनोसेंट पैसेज, नो राइट टू इनोसेंट पैसेज। अब ये इनोसेंट पैसेज क्या होता है? इनोसेंट पैसेज का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अगर आपके एरिया में घुस रहा है पीस एंड स्टेबिलिटी के मंशा से ही, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो उसको इनोसेंट पैसेज कहते हैं। तो बाकी एरियाज में इनोसेंट पैसेज की फिर भी थोड़ी बहुत यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम है, लेकिन इस एरिया में देयर इज नो राइट टू इनोसेंट पैसेज, ठीक है। कोई और टेरिटरी का, कोई और कंट्री का व्हीकल, कोई और कंट्री का ह्यूमन बिना परमिशन यहाँ नहीं घुस सकता, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टेरिटोरियल सी की। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, तो बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी होता है, ठीक है। ये 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो टेरिटोरियल सी का पोर्शन है, इस पे भी जो कोस्टल स्टेट है उसके काफ़ी राइट्स रहते हैं, सॉवरेनिटी रहती है, ठीक है, कि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से यूज़ करना है, इस एरिया को, इसके पानी को किस तरह से यूज़ करना है, इसकी एयर स्पेस को किस तरह से यूज़ करना है, इसके फ्लोर के ऊपर उस कोस्टल स्टेट का अधिकार रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ लिमिटेड राइट हो सकता है इनोसेंट पैसेज का, अगर अथॉरिटी से परमिशन ली गई हो तो दूसरी कंट्रीज़ की वेसल्स भी यहाँ पे आ सकती हैं परमिशन लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे एयर स्पेस के ऊपर भी राइट होता है, मतलब कि यहाँ के ऊपर अगर फ्लाइट्स यहाँ से जाना है, किसी को फ्लाइट्स को, अपनी फ्लाइट्स को ले जाना है इसकी एयर स्पेस से, तो उसकी भी परमिशन आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका भी हक कोस्टल स्टेट के पास होता है। इसके बाद देखो नेशनल एयर स्पेस लिखा है ना, तो नेशनल एयर स्पेस यहाँ तक की होती है, टेरिटोरियल सी तक की। इसके बाद होता है कॉन्टीजियस जोन, ठीक है। ये कॉन्टीजियस जोन क्या होता है? 24 नॉटिकल माइल्स तक,
तो ये बेसलाइन से लेके 24 नॉटिकल माइल्स तक की कॉन्टिजियस जोन होता है और इसमें कोस्टल स्टेट के पास बहुत सारे राइट्स रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर एयर स्पेस का राइट नहीं रहता। ठीक है, यहाँ से कोई भी फ्लाइट निकल सकती है। अब देखो ये इंटरनेशनल एयर स्पेस हो गई, यहाँ से लेके एंड तक कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से निकल सकती है। इसके लिए किसी भी कोस्टल स्टेट की अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा देखो, ये जो कॉन्टेजियस जोन है ना, ये इंटरमीडिएट जोन रहता है टेरिटोरियल सी और हाई सीज के बीच का। ठीक है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये 200 नॉटिकल माइल्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीलिम्स में पूछा भी जाता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होता है कि जो कोस्टल स्टेट है, जैसे मान लो यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया के पास ये राइट है कि यहाँ पे वो एक्सप्लोरेशन कर सकता है मिनरल्स का। ठीक है, कंजर्वेशन कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। ओके, ये सब कुछ यहाँ पे कर सकता है, लेकिन यहाँ के ऊपर जो नेविगेशन के राइट्स हैं, नेविगेशन के राइट्स को नहीं रोक सकता। मतलब सपोज कि कोई और कंट्री जैसे श्रीलंका की वैसे यहाँ पे आ गई तो उसको रोक नहीं सकता वो। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और इसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं होते एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर, लेकिन इन सब के राइट्स होते हैं, एक्सप्लोरेशन रिसर्च वगैरह के राइट्स होते हैं। इंटरनेशनल एयर स्पेस के ऊपर कोई राइट नहीं होता। ठीक है, इसके ऊपर जो एयर स्पेस है ना वो इंटरनेशनल एयर स्पेस हो गई, इसके ऊपर कंट्री का कोई राइट नहीं होगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं हाई सीज की। तो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जितनी भी सी है वो हाई सी होगी और दिस इज कंसिडर्ड एज द हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड। ठीक है, हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड, इसका मतलब क्या है कि हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, हर किसी का इक्वल राइट है इसके ऊपर, लेकिन सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए। कि कोई पर्सन पीसफुल पर्पसेस के लिए, रिसर्च के लिए या थोड़े बहुत कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट चलाता है तो उससे किसी को हर्ज नहीं है, उसके अलावा यहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, पीसफुल पर्पसेस के अलावा यहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता। ओके, तो ये पूरा 5 एरियाज हमने डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं। झारखंड जज डेथ, सुप्रीम कोर्ट नॉट हैप्पी विथ सीबीआई रिपोर्ट। तो देखो, झारखंड के एक जज हैं, धनबाद के एक जज थे, ये बेसिकली सेशन कोर्ट्स वगैरह में जजमेंट्स देते थे और इनके ऊपर एक अटैक हुआ जिसके कारण इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इनका बेसिकली मर्डर हुआ। तो सीजीआई जो है हमारे, वो इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। ठीक है, और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी कंसर्न भी जताया था कि जजेस ही सेफ नहीं है आज की डेट में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, कोर्ट्स जो होती हैं वो लास्ट रिजॉर्ट होती हैं नॉर्मल सिटीजन के लिए, आम आदमी के लिए लास्ट रिजॉर्ट होती है जस्टिस पाने का, लेकिन जो वहाँ पे जजेस जस्टिस दे रहे हैं वो ही सेफ नहीं है तो आगे कैसे काम होगा। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा था सीजीआई ने कि एक तो आप स्पेशल फोर्सेस बनाइए जजेस की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, स्पेशल फोर्स बनाइए जजेस की सिक्योरिटी के लिए, और दूसरी चीज़ इसमें कहा था कि सीबीआई आईबी ये सब भी काम पे लगे कि आपने ये इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी इस पे सीजीआई का ये कहना था कि आपने मोटिव तो बताया ही नहीं कि ये जो मोटिव क्या था इस मर्डर के पीछे, तो ये चीज़ बोली है। तो इसमें हमारे लिए ये पूरा इशू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इशू इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस का। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का हमारे लिए इशू इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, ऐसा लग रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, कि जो सेशन कोर्ट्स और क्रिमिनल केसेस जो देखते हैं कोर्ट्स में जजेस, उनके ऊपर हमेशा खतरा रहता है, जान का खतरा रहता है, उनको डिफेम किया जाता है, उनको मलाइन किया जाता है, उनको डेथ थ्रेट्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के थ्रेट्स मिलते हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली अपने जजमेंट नहीं सुना पाते। इसीलिए हमारे लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जानना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए क्या क्या प्रोविजन है ये समझ में आना चाहिए हमको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। तो सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का एक प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 124 और 217 में है। इसमें यह कहा गया है कि एक बार आपने किसी जज को अपॉइंट कर दिया तो उसको हटाने के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट की ऑर्डर ही लगेगा, और उसके लिए भी दो ही सिर्फ, तो यहाँ पे दो ग्राउंड्स पे ही ये रिमूवल हो सकता है, एक है मिसबिहेवियर और एक है इनकैपेसिटी, और ये भी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्रूव हो जाए। ठीक है, तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पे ही प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। दूसरा, सैलरी और अलाउंसेस जो हैं जजेस के वो फिक्स्ड है, इसके ऊपर कोई भी लेजिस्लेचर इसके ऊपर लॉ नहीं बना सकती, इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकती। देन पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन को बढ़ा जरूर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन इसको कर्टेल नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती, ये एक इंडिपेंडेंस हो गई इसको। उसके बाद लेजिस्लेचर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर्स हैं कि कंटेम्प्ट के लिए किसी को भी पनिश करने की, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने की भी पावर्स हैं। तो इस तरह से इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे जुडिशरी की इंश्योर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ पे क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं कि क्या सच में हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो इसके लिए क्या क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ये हम अगले लेक्चर में या कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आप सोचना जरूर कि ये किस तरह से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकती है जुडिशरी इन सब प्रोविजंस के बावजूद भी। ओके, आगे बात करते हैं।
देखो एक नई स्कीम आई है पीएम दक्ष। तो देखो ये पीएम दक्ष क्या है, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितगड़ी योजना। तो प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितगड़ी योजना, ये बेसिकली किसके लिए है, एससी एसटी ओबीसी सफाई कर्मचारी, इन सेक्टर्स के लिए, इन कम्युनिटीज के लिए ये स्कीम है। यहाँ पे इन कम्युनिटीज का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। और ये किया जाएगा पीएम दक्ष पोर्टल और ऐप से। तो पीएम दक्ष पोर्टल लॉन्च किया गया है जो स्किल डेवलपमेंट का काम करेगा एससी एसटी सफाई कर्मचारी इन सभी का। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम है, ठीक है। 2021 और 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, इंप्लीमेंट होनी है अब, ठीक है। इसमें स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, अपस्किलिंग की जाएगी, रीस्किलिंग की जाएगी, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किलिंग की जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सैनिटेशन वर्कर्स, ये सभी लोग इसमें आते हैं, ठीक है। तो जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हैं ये सभी इसके अंदर आएंगे। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सबसे पहली चीज कि इन लोगों के पास इकोनॉमिक असेट्स नहीं होते, तो एक तरह से इस स्कीम के थ्रू जब स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। देन जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन सब कैटेगरी से जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज होने वाले हैं, ये मेजरली रूरल आर्टिशंस होते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो इनका रूरल आर्टिशंस का काम उतना नहीं चल रहा है, इनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है। तो जब इनकी अपस्किलिंग आप करेंगे, रीस्किलिंग करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप इनकी डेवलप करेंगे, तो उस केस में इनको भी फायदा होगा, ठीक है। देन वुमेन का एम्पावरमेंट भी होगा, क्योंकि देखो जितना भी रूरल एरियाज में वुमेन है उनका सबसे ज़्यादा बुरी हालत होती है, तो उधर डोमेस्टिक कंपल्शंस भी बहुत होते हैं, ठीक है, कि आप काम नहीं कर सकते बाहर जाके। तो इसलिए अगर उनकी स्किलिंग हो जाएगी तो उनका भी डेवलपमेंट हो जाएगा, उनका भी एम्पावरमेंट हो जाएगा, सो दैट वो घर में ही अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सके, एंटरप्रेन्योर खुद बन सके। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम थी। देन आज का लास्ट टॉपिक है ये, कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था कंट्री को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम 1100 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन के लिए, सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए। तो देखो अभी क्या है ना, अभी हम इंडिया जो है ये लार्जेस्ट बायर है, ठीक है। इंडिया जो है लार्जेस्ट बायर है एडिबल ऑयल का, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया मेनली मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सभी से इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल। और ये मलेशिया और ये जो कंट्रीज हैं ये अपने मन की हैं, कभी कभी ये पाकिस्तान की साइड थोड़ा ज़्यादा रहती है, पाकिस्तान चाइना की तरफ। तो हम इंडिया, हम चाहते हैं कि हम डिपेंडेंट ना रहें, हम इंडिपेंडेंट बने, इसीलिए हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं। तो 11,000 करोड़ का ये जो मिशन है ये सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए है इंडिया को इन टर्म्स ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है। इंडिया की जो डिपेंडेंस है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे, इम्पोर्ट्स पे, उसको कम करने के लिए है यहाँ पे। और इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, ठीक है। ये मिशन स्टार्ट किया गया है, 5 साल के लिए मिशन स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया, ये याद रखना। ओके, आज की डेट में हम लगभग 55% पाम ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारे खुद के यहाँ पे, जैसे ये देखो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है और अंडमान निकोबार वाला जो रीजन है, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है पाम ऑयल और एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन के लिए। फिर भी हम 55% जो हमारा सप्लाईज है, जो हमारी नीड्स हैं, उसको हम इम्पोर्ट करते हैं। अब ये जो मिशन है ना, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ये नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, तो देखो ये जो मिशन है इसके अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि 2024-25 तक हम इस इंपोर्ट के डिपेंडेंस को कम कर सकें, ठीक है। अभी 60% लगभग हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, इसको हम कोशिश करेंगे 45% पे लाने की। इसके अलावा हम डोमेस्टिक एडिबल ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे यहाँ पे 10.5 मिलियन हेक्टर्स यहाँ पे होता है प्रोडक्शन, इसको हम कोशिश करेंगे लगभग 18 मिलियन हेक्टर्स तक पहुँचाने की। तो 70% का ग्रोथ टारगेट हमने रखा है अपने लिए। इसके बाद यहाँ पे ये भी बात की गई है कि जो ये मिशन है इसका प्रेडेसेसर कौन था। इससे पहले एक और मिशन चलाया गया था एडिबल ऑयल के लिए, जिसका नाम था नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, ठीक है। इसको बाद में मिला लिया गया था, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत इसको मिला लिया गया था, ठीक है। इसने भी अच्छे अचीवमेंट्स पाए, लेकिन ये वाले में हमने और ज़्यादा हायर टारगेट्स रखे हैं, एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बात की गई है कि एडिबल ऑयल का इकोसिस्टम बनाने के लिए ये 11,000 करोड़ रुपीज़ हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो फार्मर्स हैं कोशिश करेंगे कि उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल सके, क्वालिटी सीड्स मिल सके, टेक्नोलॉजी मिल सके, और इसके साथ साथ जो कल्टिवेशन है ऑयल पाम का वो भी एक्सपांड हो सके, उसका भी कल्टिवेशन एक्सपांड हो सके, और हम किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहें। तो कुल मिला के बस छोटा सा टॉपिक था, एडिबल ऑयल्स के बारे में आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और ये मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ से इंपोर्ट करते थे, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो आज के इतने ही टॉपिक्स थे। 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए, ठीक है। पहला तो देखो ये है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ G4 नेशन। तो कल या परसों हमने UNSC डिस्कस किया था, उसमें हमने बात की थी कि इंडिया चाहता है कि UNSC का परमानेंट मेंबर बने। ऐसे और 3 कंट्रीज थी जो चाहती थी कि UNSC के परमानेंट मेंबर्स बने, वो इसको कहते हैं G4 कंट्रीज। इनमें कौन नहीं है? तो देखो, ब्राजील, जर्मनी, जापान या साउथ अफ्रीका। पॉज करना, वीडियो का आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? मैं नहीं बता रही हूँ इसका आंसर, कल बताऊंगी। देन सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एट प्रेजेंट UNSC कंप्राइजेस 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो आज की डेट में UNSC में 5 परमानेंट मेंबर्स और 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? 5 परमानेंट मेंबर्स आर रशिया, UK, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं कि इसमें आपको ये बताना है कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये है, ठीक है? तो इसका भी आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।